नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आप सभी को पता है जो एचपी पीएससी है उसने अपनी सिलेबस और पैटर्न से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाल दी थी, जिसमें उसने हमें पेपर 1 और पेपर 2 का जो है सिलेबस और पैटर्न बता दिया था। तो आपके जो क्लास 3 एग्जाम्स है लाइक सब इंस्पेक्टर, एचआरटीसी कंडक्टर, जेओआईटी, पंचायत सेक्रेटरी, जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन, इनमें क्या होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपके एचपीजीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर करंट अफेयर के आएंगे 30 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो जो इंडियन जीके वाला पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पेपर 2 में आ सकता है, क्योंकि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो इसमें कोई पेपर 2 में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपका इंडियन जीके वाला पार्ट वहाँ आएगा। साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया। वैसे ही सब इंस्पेक्टर है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ चीज़ है ही नहीं, तो पेपर 2 के लिए वो क्या छोड़ेंगे, वो आपका इंडियन जीके, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब कवर करने वाले हैं, साइंस, रीजनिंग, ये आपका पेपर 2 में आ सकता है। तो पेपर 1 पे बेस्ड मैंने एक मॉक टेस्ट बना दिया आपके लिए। जो ये मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। और वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर कोई ऑनलाइन चेक करना चाहता है, क्योंकि अभी कह रहे हैं जो एचपीपीएससी है उसके पेपर ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर एचपीपीएससी मॉक टेस्ट करके एक मैंने कोर्स बना रखा है, उसमें जो पहला पेपर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो यही वाला मॉक टेस्ट है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपने आप को, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी साथ में होगी, तो आपको पता लग जाएगा आपका रिजल्ट कितना बन रहा है। तो ऑनलाइन की भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऐप के थ्रू कर लेना, बाकी अगर ऑफलाइन देना है तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, वहाँ से डाउनलोड करना। बाकी आंसर तो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एचपीपीएससी पेपर 1 का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। कौन से एग्जाम्स के लिए, जो आपकी सब इंस्पेक्टर, एचआरटीसी कंडक्टर, जेओआईटी, पंचायत सेक्रेटरी, जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन है, तो इनमें आपका जो है पेपर 1 होने वाला है। तो देखते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं, कमेंट करके अपने नंबर भी बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके की, अब 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता आर्ट एंटर्ड इन शिवालिक हिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड। तो जो गुप्ता आर्ट था वो सर्वप्रथम शिवालिक पहाड़ियों में कब प्रवेश हुआ उसका, तो बताइए कब प्रवेश हुआ था। 3rd सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में, 6 से 8 सेंचुरी में या 10th सेंचुरी में। तो सर्वप्रथम शिवालिक पहाड़ियों में गुप्ता कला का प्रवेश कब हुआ था। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 6 से लेके 8 सेंचुरी के अराउंड। तो जो भी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में डाले हैं वो हिमाचल के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, आपको आइडिया लग जाए कि किस तरफ के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो गुप्ता आर्ट था वो शिवालिक हिल्स में कब आया था, तो 6 से 8 सेंचुरी के अराउंड वो आया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोड द बुक कला वाहेगुरु दी। तो कला वाहेगुरु दी ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो बताइए किसने लिखी थी। शोभा सिंह ने, एम.एस. रंधावा ने, आर.जी. फ्रेंच ने या मलकियात सिंह ने। तो बताइए कला वाहेगुरु दी ये बुक किसने लिखी थी। सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है शोभा सिंह। ये शोभा सिंह है, इनकी एक आर्ट गैलरी भी है, कहाँ पर, अंद्रेटा में, जो कि पड़ता है कांगड़ा में। तो वो इजी टाइप के क्वेश्चन है कि हाँ आपको पूछेगा शोभा सिंह आर्ट गैलरी का है, सब बता देंगे, अंद्रेटा कांगड़ा में। ये थोड़ा आप में डीप में क्वेश्चन पूछा गया कि कला वाहेगुरु दी ये बुक किसने लिखी है, तो ये शोभा सिंह ने ही लिखी है। तो एचपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो एग्जाम का लेवल अच्छा भी हो सकता है, तो हमें अपनी जो तैयारी है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। थर्ड है, अंडर द इंडो जर्मन प्रोग्राम अ डेयरी डेवलपमेंट प्लांट हैज बीन सेटअप एट विच प्लेस ऑफ एचपी। तो इंडो जर्मन प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर जो है डेयरी डेवलपमेंट प्लांट लगाया गया है, तो बताइए कहाँ लगाया गया है, करसोग में, चक्कर में, कुंभ में या कटौला में। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है चक्कर। अब ये चक्कर कहाँ पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इंडो जर्मन प्रोग्राम के अंडर एक डेयरी डेवलपमेंट प्लांट लगाया गया है, कहाँ, मंडी के चक्कर में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और अगर आप ऐसे ही मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको ऐसे लेटेस्ट पैटर्न पे 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और फीस कुछ 200 है, कूपन लगाओगे तो 150 हो जाएगी। तो अगर कोई खरीदना चाहता होगा तो वो ऐप से ले लेना, बाकी जो नहीं खरीद सकता उसके लिए मैं फ्री में भी जो है मॉक टेस्ट कराऊंगा, कहाँ पर, यूट्यूब में। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है एचपीपीएससी के वो मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड चंबा स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1839। तो 1839 ईस्वी में किस यूरोपीय यात्री ने सर्वप्रथम जो है चंबा रियासत की यात्रा की थी, तो बताइए किसने की थी 1839 में चंबा की जो है विजिट किया था। तो विग्ने ने किया था, हॉल्टर ने, आर्थर मिलर ने या डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। तो बताइए कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर था जो चंबा आया था 1839 में। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन, ये तो आपका नलवाड़ी मेला जो होता है उससे रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन ही कट गया। इन तीनों में से आपका कोई आंसर होगा। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है विग्ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो विग्ने थे ये एक यूरोपियन ट्रैवलर थे जो चंबा आए थे, कब आए थे, 1839 में आए थे। तो चंबा की जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इनका नाम मिलेगा, विग्ने जो थे ये यूरोपियन ट्रैवलर चंबा आए थे 1839 में। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
फिफ्थ है गनवी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो गनवी है ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको बताना है। कुल्लू में है, किन्नौर में है, शिमला में है, कांगड़ा में। तो बताइए गनवी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है शिमला, तो ये आपका शिमला में पड़ता है। अब जो गनवी है ये क्या है, ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है गनवी, और जो ये गनवी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये शिमला में पड़ता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो गनवी जो नदी है सहायक नदी है सतलुज की, उसी पे ये बना हुआ है। सिक्स्थ है विच गोट ब्रीड इज नेटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बकरी की कौन सी नस्ल जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की है, तो बताइए कौन सी है। बीटल है, मरवाड़ी है, चेगू है या जमनापारी है। तो बताइए इनमें से एक जो नस्ल है गोट की वो हिमाचल प्रदेश की है, बाकी तीन नहीं है। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी चेगू। तो जो चेगू है ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की गोट की एक ब्रीड है, यानी गोट की एक किस्म है, बकरी की एक किस्म है। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी चेगू है। सेवंथ है सियूल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो सभी नदी की जो आपको सहायक नदी है वो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो बताइए सियूल किसकी सहायक नदी है, रावी की है, ब्यास की है, चिनाब की है, सतलुज की है। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है रावी। तो रावी की एक सियूल हो गई, बुधिल हो गई, तुंदा हो गई, ये सारी क्या थी, ये ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदी है रावी की। तो अभी तो सियूल पूछिए तो ये रावी की है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एट्थ है विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, यानी कौन सी जो एजेंसी उसे चला रही है। एनएचपीसी चला रही है, एचपीएसईबी चला रही है, एनटीपीसी चला रही है या एसजीवीएनएल चला रही है। तो बताइए एट्थ का राइट आंसर क्या होगा। एट्थ का जो राइट आंसर है वो है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जो है पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को चला रही है। जो पार्वती है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, कुछ 2051 मेगावाट का है। तो पार्वती 1 की बात करूँ सबसे बड़ा है, यहाँ पूछ रहा पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसे कौन चला रहा है, तो एनएचपीसी ही चला रही है। तो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को चला रहा है। चलिए नाइन्थ देखते हैं, नागनी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बताइए जो नागनी मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। कांगड़ा में मनाया जाता है, चंबा में, कुल्लू में या ऊना में। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो नागनी फेयर यानी नागनी मेला कहाँ मनाते हैं, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो मॉक टेस्ट है उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बाकी आंसर तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। टेंथ है इन विच ईयर कंबाइंड फोर्सेज ऑफ कुल्लू एंड चंबा एक्सपेल्ड तिब्बतियंस फ्रॉम लाहौल एरिया। तो कौन से वर्ष में कुल्लू एवं चंबा की संयुक्त सेनाओं ने जो तिब्बती थी उन्हें लाहौल से खदेड़ दिया था। तो बताइए कब खदेड़ा था, 1652 में, 1660 में, 1663 में, 1668 में। तो टेंथ का राइट आंसर क्या है, टेंथ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1663 में। तो जो लाहौल वाला एरिया है कभी उसमें चंबा का राज होता है, कभी कुल्लू का होता है, तो ऐसे तिब्बतियों का भी कभी राज होता है। तो जो कुल्लू और चंबा की जो रियासत है वो दोनों मिल के क्या करते हैं, जो लाहौल वाला एरिया है जिसमें तिब्बतियों का राज होता है उसे वहाँ से खदेड़ देते हैं, तिब्बतियों को वहाँ से खदेड़ देते हैं। कब, 1663 में। तो ये चीज़ आपको जब लाहौल की हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगी। तो टेंथ का राइट आंसर क्या है, कौन से वर्ष में जो कुल्लू और चंबा की संयुक्त सेनाएं थी उन्होंने तिब्बतियों को लाहौल से खदेड़ा था, 1663 में खदेड़ा था। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय शांता कुमार। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक शांता कुमार द्वारा नहीं लिखी गई है। तो तीन तो लिखी गई होगी, एक नहीं लिखी होगी, वो आपको बताना है। तो धरती है बलिदान की, अपुन चले प्रदेश, हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो तीन बुकें लिखी है, एक नहीं लिखी है। एक कौन सी नहीं लिखी है, अपुन चले प्रदेश, ये वाली जो बुक है ये शांता कुमार ने नहीं लिखी है। धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, तीनों लिखी हुई है। तो अपुन चले प्रदेश ये शांता कुमार ने नहीं लिखी है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12th है नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस इन एचपी। तो पहले तो दो थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है, बताइए कितनी होगी, 2, 3, 4 या 5। तो 12th का राइट आंसर क्या है, इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5 है। तो अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस कितनी है हिमाचल प्रदेश में, टोटल 5 है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 13th है इन विच ईयर फेमस वाइस रीगल लॉज ऑफ कसौली बिल्ड। तो जो वाइस रीगल लॉन्ज है ये कसौली में कब बना था, 1880 में, 1905 में, 1915 में या 1920 में। तो बताइए 13th का राइट आंसर क्या होगा। 13th का जो राइट आंसर है वो है 1880 में। तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे, उन्हीं के टाइम पे जो है वाइस रीगल लॉन्च बना था कसौली में, कब, 1880 में बना था। 13th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 14 देखते हैं
विच राजा ऑफ सिरमौर वॉज कन्फर्म्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा बाय ब्रिटिश। तो अंग्रेजों द्वारा सिरमौर की किस राजा को जो है महाराजा का खिताब दिया गया था? तो बताइए अंग्रेजों ने किसको जो है महाराजा का खिताब दिया था? अमर प्रकाश को, सत्य प्रकाश को, उदय प्रकाश को या जगत प्रकाश को? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अमर प्रकाश। तो ये सिरमौर के राजा थे, इन्हें महाराजा का जो टाइटल था वो ब्रिटिशर्स ने दिया था, किसको? अमर प्रकाश को दिया था। और इन्होंने ही क्या है, महिमा जो लाइब्रेरी है सिरमौर में उसे बनाया है। ठीक है, तो महिमा लाइब्रेरी अगर पूछे किसने बनाया तो अमर प्रकाश ने ही बनवाई थी। और इन्हें जो महाराजा का टाइटल था वो कब मिला था? वो 1918 में दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो 14 का राइट आंसर क्या है? अमर प्रकाश को है महाराजा का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15th है द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट्स इज लोकेटेड इन शिमला। तो शिमला में कहाँ पर है जो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड्स एंड क्राफ्ट्स है? आपको बताना है नालदेहरा में है, कुफरी में है, छोटा शिमला में या शोगी में है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है कुफरी। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड्स एंड क्राफ्ट्स कहाँ है? ये कुफरी में पड़ता है, शिमला के कुफरी में ये है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। कोई भी स्टडी मटेरियल होता है वो भी मैं टेलीग्राम के थ्रू ही देता हूँ। तो एचपी एग्जाम फेयर्स नेम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। 15 का राइट आंसर क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड्स एंड क्राफ्ट कहाँ है? ये आपका कुफरी में पड़ता है। चलिए 16 देखते हैं। राजा जगत सिंह वॉज अ फेमस रूलर ऑफ। तो राजा जगत सिंह कहाँ के प्रसिद्ध शासक थे? तो बताइए कहाँ के थे? अम्ब, मंडी, नूरपुर या बुशेर? तो एक राजा जगत सिंह कुल्लू के भी थे, तो कुल्लू वाला तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं। तो दूसरे कौन से हैं? ये नूरपुर के हैं। तो फेमस कौन से हैं? नूरपुर वाले। दूसरे ये भी फेमस थे। राजा जगत सिंह कहाँ के फेमस रूलर थे? नूरपुर के। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th निकोरा पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ। तो जो निकोरा पास है ये किसको जोड़ता है? मंडी और कुल्लू को, कुल्लू और कांगड़ा को, कांगड़ा और भरमौर को, ये लाहौल और किन्नौर को? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा और भरमौर को। तो निकोरा पास किसको जोड़ता है? कांगड़ा और भरमौर को। भरमौर चंबा में पड़ता है, तो कांगड़ा और भरमौर को कौन जोड़ता है? निकोरा पास जो है वो जोड़ता है। 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। 18th है इन विच ईयर एन एग्रीरियन डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन मंडी। तो मंडी में एक एग्रीरियन डिस्टर्बेंस हुआ था, राजा के खिलाफ हुआ था। तो आपको बताना है कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था? 1888 में, 1909 में, 1929 में, 1948 में? तो 18th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है 909। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 909 में जो है शोभा सिंह थे, इन्होंने लेड किया था ये एग्रीरियन डिस्टर्बेंस राजा के खिलाफ। जो राजा था उसका बहुत ही शासन बहुत ही खराब था, यानी अपना ही रूल चला रहा था, तो ऐसे बहुत सारे टैक्स लगा रहा था लोगों पे। तो उसके खिलाफ जो है ये एग्रीरियन डिस्टर्बेंस हुआ था, जिसे शोभा सिंह ने लेड किया था 1909 में। तो 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 द फेमस सांडू ग्राउंड इज लोकेटेड। तो प्रसिद्ध सांडू ग्राउंड कहाँ पर है? आपको बताना है हमीरपुर में है, बिलासपुर में है, मंडी में है या रिवाड़सर में? तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो फेमस सांडू ग्राउंड कहाँ है? ये बिलासपुर में पड़ता है। 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 20 है फ्रॉम होम द फैमिली आइडल रघुबीर ऑफ चंबा राजाज वॉज ऑब्टेन्ड बाय पृथ्वी सिंह। तो जो पृथ्वी सिंह थे उन्हें जो चंबा के राजाओं की पारिवारिक मूर्ति थी रघुबीर, वो किससे मिली थी? आपको ये बताना है। तो शाहजहां से मिली थी, जगत सिंह से, संसार चंद से या देसा सिंह से? तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। तो जो मुगल एम्परर शाहजहां थे उन्होंने ही जो रघुबर की मूर्ति थी वो राजा पृथ्वी सिंह को दी थी, जो कि पारंपरिक मूर्ति है चंबा के राजाओं की। तो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी रघुबीर की मूर्ति पृथ्वी सिंह को। 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां ने दी थी। 21 देखते हैं। चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? 1919 में, 1927 में, 1932 में, 1936 में? तो 21 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 में। तो चंबा सेवक संघ की जो है फॉर्मेशन कब हुई थी, कब फाउंड हुआ था? 1936 में बना था। चंबा सेवक संघ बना था 1936 में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 20 है हु अमंग द फॉलोइंग वे द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ एचपी। तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे? तो बताइए प्राचीनतम निवासी कौन थे हिमाचल प्रदेश के? कोलीज हैं, आर्यंस है, गद्दीस है या खस्सर्स है? तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है कोलीज। तो जो प्राचीनतम निवासी थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे? वो कोलीज थे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डालें, ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन पेपर इजी बनाने की कोशिश की है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालें, क्योंकि आपको पता है HPPSC है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल सकता है। तो अपने आप को चेक कीजिए आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर हिमाचल जीके में प्रॉब्लम आ रही है
तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर मैंने पूरी हिमाचल जीके अच्छे से पढ़ा रखी है। एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हो, सब करा रखा है। तो वहाँ से आप अगर हिमाचल जीके पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हिमाचल जीके के टोटल 30 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं HPPSC पेपर 1 में। तो 23rd क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नंगल डैम चरोरू रेल लाइन। तो जो नंगल बांध चरोरू रेल लाइन है उसकी लंबाई कितनी है। तो टोटल 3 रेलवे लाइन है, चौथी बन रही है बिलासपुर वाली। तो इसमें नंगल वाली की बात करें तो इसकी लेंथ क्या है, सबसे छोटी है वैसे हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन, 15 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर, 42 या 47। तो 23 का राइट आंसर क्या, 23 का जो राइट आंसर है वो है 33 किलोमीटर। तो नंगल डैम चरोरू रेल लाइन की जो लेंथ है वो 33 किलोमीटर है, सबसे छोटी रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश की। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 24 देखते हैं, विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो बताइए HP के जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सा फोर्ट नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है, रतनपुर नहीं है, बहादुरपुर नहीं है, महल मोरिया नहीं है, या शिवालू बचरेटू नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर है, इजी सा इसका आंसर, वो क्या है, महल मोरिया। ये कहाँ है, ये हमीरपुर में है। बाकी तीनों फोर्ट आपके बिलासपुर में ही पड़ते हैं। महल मोरिया कहाँ है, ये आपका हमीरपुर में पड़ता है। 24 का आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर सी लिखना था, डी लिख रखा है, तो महल मोरिया से याद कर लेना। महल मोरिया जो है वो हमीरपुर में, बिलासपुर में नहीं है। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी Zoom ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 पर अभी व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट देखते हैं 25, विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल। तो आपको बताने कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी थी। तो यशपाल ने कौन सी नहीं लिखी, धरती है बलिदान की, फूलों का कतरा, धर्मयुद्ध या उत्तराधिकारी। तो इनमें से जो बुक शांता कुमार ने नहीं लिखी है वो कौन सी, वो है ऑप्शन ए। तो अगर ध्यान से क्वेश्चनों को सुन रहे होंगे तो धरती है बलिदान की मैंने बताया था आपको किसने लिखी थी, शांता कुमार ने लिखी थी। तो शांता कुमार ने धरती है बलिदान की लिखी है। बाकी जो तीनों है ये किसने लिखी है, यशपाल ने लिखी है। तो यहाँ पूछा था यशपाल ने कौन सी नहीं लिखी, तो धरती है बलिदान की ये नहीं लिखी, ये किसने, शांता कुमार ने लिखी थी। 26 देखते, द हेडक्वार्टर ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। तो कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, धर्मशाला में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, बैजनाथ में है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो है धर्मशाला। तो जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धर्मशाला में। और पहले इनकी भर्ती भी आती थी तो बहुत धांधली करते थे इन्होंने, तो HPSSC को भी छोड़ दिया था, क्वेश्चन पेपर तक नहीं देते थे। तो ऐसा है, पता भी नहीं लगता था कौन सिलेक्ट हो गया, अपने बंदे लगा देते थे। तो इनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है धांधलियों का, बाकी पकड़े गए नहीं वो बात अलग है। अब जो है इनकी भर्तियाँ कौन कराता है, IBPS के थ्रू कराते हैं। तो इनके थ्रू नहीं कराते खुद, क्योंकि पहले बहुत धांधलियाँ करते थे। अब ऑल इंडिया लेवल जो है ये एग्ज़ाम होता है, IBPS के थ्रू इसे कराया जाता है। तो पहले जो लग गए वो लग गए, मगर अब तो ईमानदारी से ही लगेंगे अगर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में लगना है। 26 का राइट आंसर कहाँ है, हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। चलिए 27 देखते हैं, शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो जो शीली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सोलन में कब स्थापित किया गया था, आपको ईयर बताना है, 1963, 1973, 1983 या 1993। तो 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है वो है 1963, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कितनी लेंथ है इसकी, जो इसका एरिया है वो है 22 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे छोटा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश का। और इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, सोलन में 1963 में किया गया था। तो 27 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। 28 देखते हैं, द गिर्स कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। तो जो गिर्थ को बढ़ावा देने वाली जनजाति है वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कुल्लू वैली में, कांगड़ा वैली में, शिमला वैली में, पांगी वैली में। तो एक तरह से जो राठी कास्ट है और गिर्थ कास्ट है वो पूछ रहा है, वो एक कल्टिवेटिंग ट्राइब होती है, वो कहाँ मिलती है वो आपसे पूछ रहा है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली में आपकी एक राठी कास्ट हो गई, एक ये आपकी गिर्थ कास्ट होगी, ये क्या है, कल्टिवेटिंग ट्राइब है, तो ये आपकी कांगड़ा में मिलती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर। तो कहना चाहता है मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा के शासक कौन थे। तो जब मुगल एम्परर अकबर थे उस समय पूछ रहा है चंबा के राजा कौन थे।
तो अजीत सिंह थे, रूपानंद सिंह थे, विजय वर्मन थे या प्रताप सिंह वर्मन थे। तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी प्रताप सिंह वर्मन। यानी जब मुगल एम्परर अकबर थे उस समय चंबा के राजा कौन थे, वो थे प्रताप सिंह वर्मन। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 है एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट्स। तो ब्यास तथा पार्वती नदियों का जो संगम होता है वो किस स्थान पे होता है, शमशी में, भुंतर में, मंडी में, पंडोह में। तो कुल्लू में ही होता है, आपको बताना है कहाँ पर होता है। ब्यास और पार्वती का जो संगम है वो कहाँ होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का राइट आंसर भुंतर है। तो भुंतर में आपकी ब्यास और पार्वती नदी मिलती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हिमाचल जी के ये 30 क्वेश्चन आने थे आपको। अगर क्वेश्चन समझ आए आपको, कैसे लगे वो भी बता देना, क्योंकि अच्छे ही क्वेश्चन डालने की कोशिश किए। बाकी ऐसा कुछ भी कमी पेशी लगती है तो कमेंट में बता दिया करो, मैं अगला मॉक टेस्ट लाऊंगा, उस पर जो है उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 7018186561। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में जो HPPSC कोई भी एग्जाम कराने वाला है उसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसमें मैंने करंट अफेयर ऐड कर रखे हैं, हिमाचल के, नेशनल, इंटरनेशनल, आपके इंडियन जीके उसमें कवर कर रखी है। हिमाचल जीके के टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी, MCQ भी, हिंदी, इंग्लिश, आपके HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के। तो एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 7018186561 जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगी उसका नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज की डिटेल्स दे दूंगा। अब हम 30 क्वेश्चन किसके करने वाले हैं, करंट अफेयर्स के करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आएंगे पेपर 1 में। जो इंडियन जीके वाला पार्ट है वो मुझे लग रहा है पेपर 2 में ही आएगा, क्योंकि पेपर 2 में कुछ ऐसा बचता नहीं है कि हाँ वो क्या पूछेंगे। अगर JOIT की बात करूँ वहाँ तो कंप्यूटर का जो है आपका आ सकता है, मगर अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, HRTC कंडक्टर की, तो वहाँ तो पेपर 2 में कुछ बनता ही नहीं सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो इंडियन जीके वाला पार्ट वहाँ पर आपका आ सकता है। 31 देखते हैं, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 21 दिसंबर। तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब बनाते हैं, 31 का राइट आंसर 18 दिसंबर है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे बनाते हैं 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द लिप्जिग बुक प्राइज। तो हाल ही में लिप्जिग बुक प्राइज 2023 में किसने जीता था, तो बताइए किसने जीता है। अरुण कश्यप, हरिहर मिश्रा, मैरिया स्टोपनोवा या नन ऑफ दिस। तो जो ये लिप्जिग है ये क्या है, एक सिटी है जर्मनी में। तो इसी के नाम पे जो है एक लिप्जिग बुक प्राइज बना हुआ है। तो ये 2023 में किसने जीता था आपको बताना है। 32 का जो राइट आंसर है वो है मैरिया स्टेपनोवा। तो जो मारिया स्टेपनोवा है ये एक रशियन पोएट है जिन्होंने लिप्जिग बुक प्राइज 2023 जीता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है मारिया स्टेपनोवा। चलिए 33 देखते हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो जो ये इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि है इसे किस जो है स्टेट है उसने शुरू किया है, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने या मेघालय ने। तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा। 33 का जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। तो आपको पता है अभी कांग्रेस सरकार जीती थी तो उन्होंने बोला था कि 1500 रुपये सभी महिलाओं को देंगे, तो वही आपका ये इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किसने, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। इसमें 1500 रुपये हर एक महिला को मिलेंगे। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टी मेकिंग हैज बीन एडेड टू यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेलिजिबल कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कौन से जो देश है उसकी टी मेकिंग को जो है यूनेस्को ने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है जिसमें इंटेलिजिबल कल्चर ऑफ हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो ऐड किया जाता है। तो बताइए कौन सी टी मेकिंग को जोड़ा गया है, श्रीलंका की, इंडिया की या चाइना की या कीनिया की। तो 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का जो राइट आंसर है वो है चाइना। तो चाइना की जो चाय बनाने का जो तरीका है उसे यूनेस्को ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी चाइना है। चलिए 35 देखते हैं। इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड हाउस फॉर सोल्जर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो जो भारतीय सेना है उसने अपना पहला जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एक हाउस बनाया है सोल्जर्स के लिए, वो कहाँ पर बनाया है, चंडीगढ़ में, पुणे में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में। तो 35 का राइट आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। तो जो इंडियन आर्मी है उसने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बेस्ड जो हाउसेज बनाए सोल्जर्स के लिए वो कहाँ बनाए, वो अहमदाबाद में बनाए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 36 है, द 6th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 22 टू बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको बताना है जो ये काजिन 22 है ये किसके बीच में होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडो या इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। तो ये पूछ रहा है ये काजिन 22 मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या मेघालय में। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है मेघालय। तो जो काजिन 22 है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है कहाँ होगी, मेघालय। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। 37 है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड
प्रहारी ऐप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसके लिए यूनियन होम मिनिस्टर है जिन्होंने प्रहारी ऐप लॉन्च किया है? तो सीआईएसएफ के लिए किया है, आईटीबीपी के लिए, सीआरपीएफ के लिए या बीएसएफ के लिए? तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है बीएसएफ। तो बीएसएफ के लिए जो है ये प्रहारी ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, उनके लीव का डाटा होगा, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, अगर उन्हें कोई हाउस मिलता है उसकी अकोमोडेशन की जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होगी। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी ऐप में होगी। प्रहारी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? बीएसएफ के लिए ये लॉन्च किया गया है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38 है द माउंट सिमेरू वोल्केनो विच हैज erupted रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द कंट्री। तो जो माउंट सेमेरू वोल्केनो है ये अभी अभी फटा था, तो ये पूछ रहा है कौन सी कंट्री में आपको ये बताना है। तो 38 में हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? चिले, इटली, यूएसए या इंडोनेशिया। तो बताइए जो माउंट सेमेरू वोल्केनो है ये कहाँ पर है? 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में पड़ता है ये माउंट सेमेरू वोल्केनो जो अभी अभी हाल ही में फटा था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया है। 39 है हु हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली जो महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटी उषा को, राजलक्ष्मी सिंह देओ को, दीपक मलिक को या कर्नम मल्लेश्वरी को। तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है पीटी उषा। तो पीटी उषा को क्या बनाया है? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? वो पीटी उषा बनी है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन इन इंडिया। तो इनमें से कौन भारत में अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? तमिलनाडु बना है, कर्नाटका बना है, केरला बना है या आंध्र प्रदेश बना है? तो इन्होंने अपना खुद का ही क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है, वो कौन है? 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु है इन्होंने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु है। 41 है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सिचुएटेड इन ईटानगर। तो ईटानगर अगर मैं आपको बोलूँ किसकी राजधानी? ये अरुणाचल प्रदेश की जो है कैपिटल है। तो ईटानगर में एक होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब पूछ रहा है न्यू नेम क्या है? धोनी पोलो एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट या नन ऑफ दीज। तो 41 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है धोनी पोलो एयरपोर्ट। तो जो होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था ईटानगर में जो कि कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, उसका नाम चेंज करके क्या रखा है? धोनी पोलो एयरपोर्ट। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार मोहंती को, मनोज कुमार मोहंती को, अजीत कुमार मोहंती को या नन ऑफ दीज को। तो 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती। तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजीत कुमार मोहंती को किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जो आपके करंट अफेयर है लगभग एग्जाम से एक साल पहले के पूछ सकते हैं, बाकी जो 7-8 महीने के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहाँ से तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी एक साल तक के भी पूछ सकता है। तो करंट अफेयर में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अच्छा सोर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है करंट अफेयर का। तो हमने तो मंथली पीडीएफ बना रखी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे हर एक मंथ की आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेते हो। स्टडी मटेरियल के लिए नंबर दे रखा है 7018186561। यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट अफेयर में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो वो ऐसा है हम मंथली करंट अफेयर हम पूरा कवर हमने कर रखा है, वो हम अपने स्टडी मटेरियल वाले पैकेज में देते हैं। 43 है रिसेंटली विच कंट्री विल टेक सेलिबर क्रूज मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो जो ये सेलिबर क्रूज मिसाइल सिस्टम है वो रशिया से कौन सा देश लेने वाला है? तो बताइए यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया या नन ऑफ दिस। तो बताइए 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडिया। तो इंडिया क्या है? ये सेलिबर क्रूज मिसाइल लेगा रशिया से। तो 43 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंडिया। 44 देखते वेयर हैज द इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में जो ये आपका इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? पेरिस में हुआ है, दुबई में, लंदन में या नन ऑफ दीस में। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दुबई। तो दुबई में आपका इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर जो है वो स्टार्ट हुआ है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 45 देखते विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? सिंपली आपसे ये पूछना चाहता है, तो बताइए किसे बनाया गया? अजय बंगा को, संजय पांडे को, रत्नाकर पटनायक को या नन ऑफ दिस को। तो बताइए वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया? 45 का जो राइट आंसर है वो है अजय बंगा।
तो वैसे तो ये यूएसए के हैं मगर इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, यूएसए के निवासी है मगर है इंडियन ओरिजिन के, तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। नीति आयोग रिलीज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कॉम्पीडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो बताइए नीति आयोग ने ये रिलीज किया आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, तो ये किसके साथ मिलके जो है लॉन्च किया है। तो 46 का आपको ऑप्शन दे रखे हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी या यूएनईपी। तो 46 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है यूएनडीपी यानी ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके जो नीति आयोग है उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर जो ये लॉन्च किया है। तो 46 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यूएनडीपी। 47 देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स लॉन्च G20 टैक्स पेरेंट। तो बताइए किस इंस्टीट्यूशन ने, जो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है इसके साथ मिलकर G20 टैक्स पेरेंट जो है इसे लॉन्च किया है। तो यूआईडीआई ने किया है, आरबीआई ने, सेबी ने या नीति आयोग ने। तो 47 का राइट आंसर क्या है, 47 का जो राइट आंसर है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर G20 टैक्स पेरेंट को लॉन्च किया है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी आरबीआई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। आकाशवाणी विल बी परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो जो आकाशवाणी है वो किस संस्था का जो है स्थायी नाम होगा। तो बताइए किसका नाम चेंज करके आकाशवाणी रख दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, ट्राई, AIAMAI या GMAGC। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया जो रेडियो उसका परमानेंट नाम चेंज करके क्या रखा है, आकाशवाणी रख दिया गया है। तो 48 का राइट आंसर क्या है, आकाशवाणी किसका परमानेंट नाम बन गया है, ऑल इंडिया रेडियो का। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49। विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जिम ऑथराइजेशन। तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है उसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, आइस गेट 2.0 पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, आदर्श सेवा पोर्टल या नव निर्माण पोर्टल। तो 49 का राइट आंसर क्या है, 49 का जो राइट आंसर है वो है यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने, किसने, जो लाइसेंसिंग की और एग्जिम की ऑथराइजेशन की जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 50 है, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज इनियोकॉस 23 बीइंग होस्टेड बाय। तो जो एक्सरसाइज है ये इनियोकॉस 23, इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है, इसे होस्ट कौन कर रहा है। तो बताइए कौन इसकी मेजबानी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, ग्रीस कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है या इंडोनेशिया कर रहा है। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर है वो है ग्रीस। तो ग्रीस इसे होस्ट कर रहा है यानी मेजबानी कर रहा है इनियोकॉस 23 की, इसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट लेगी। तो 50 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2023 इज रिलीज बाय। तो जो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स है इसे किसने जो है रिलीज किया है, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने या नन ऑफ द अबव ने। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो यहाँ देखिए ट्रेड आ रहा था, वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसे जो रिलीज किया वो किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही रिलीज किया है। 51 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 52 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो उसका नाम आपको बताना है क्या है, टेरन 1, फुरैन 1, ची हुएंग 1 या अग्निकूट। तो 52 का राइट आंसर क्या है, 52 का जो राइट आंसर है वो है टेरन 1। तो टेरन 1 क्या है, फर्स्ट 3D रॉकेट प्रिंटेड रॉकेट है जो कि अभी देखने को मिला है। तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, वो टेरन 1 है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 है, मिशन सहभागिता कम्स अंडर द परव्यू ऑफ। तो मिशन सहभागिता किसके दायरे में आता है, तो बताइए किसके दायरे में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बताइए मिशन सहभागिता किसके अंडर आता है। 53 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो आपका जो ये मिशन है सहभागिता किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है। तो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। 53 का आंसर ऑप्शन बी है। 54 है, विंडसर फ्रेमवर्क इज द डील एग्रीड अपॉन बिटवीन। तो जो ये विंडसर फ्रेमवर्क है ये किसके बीच में हुई है डील,
ये यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है, यूएसए एंड रशिया के बीच में, रशिया या यूक्रेन के बीच में, नन ऑफ द अबव के बीच में। तो 54 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो आपको पता है जो यूनाइटेड किंगडम था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ गुड्स थी, क्योंकि टैक्स लगता था जो यूरोपियन यूनियन के अंडर जो आपकी कंट्रीज आती थी, मगर अब यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया था, तो ये एक विंडसर फ्रेमवर्क किया था ताकि उसमें भी टैक्स लगे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। तो ये विंडसर फ्रेमवर्क किसके बीच में हुआ था? यूके एंड ईयू के बीच में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बताइए किसे चुना गया है? केपी शर्मा ओली, रामचंद्र पौडल, माधव कुमार या नन ऑफ द अबव? तो 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र पौडल। तो इसी एक बार चेक करना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है? वो रामचंद्र पौडल है। तो 55 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। इसे एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन को। 56 है द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज वाज हेल्ड इन। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एससीओ की, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, किसके ऊपर? शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर। ये कहाँ पर हुई है? ताशकंद में, बीजिंग में, न्यू दिल्ली में या इस्लामाबाद में? तो 56 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। तो जो एससीओ है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 57 है द थीम ऑफ नो स्मोकिंग डे 2023 इज। तो आपको बताना है जो नो स्मोकिंग डे 2023 है उसकी जो थीम थी वो क्या है? क्विट स्मोकिंग एंड चूज लाइफ, स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ, स्मोकिंग इज द सिन, पैसिव स्मोकिंग इज मर्डर। तो 57 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन बी, स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो जो नो स्मोकिंग डे था उसकी जो थीम थी वो थी स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। सागर मंथन डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो जो डैशबोर्ड है सागर मंथन, ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो सागर मंथन किसने लॉन्च किया है? ये एक डैशबोर्ड है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में, क्योंकि वो शिप्स होती है उनका यहाँ पर सारा डाटा होता है, जो उनका वे होता है, जो सी में वो ट्रैवल करनी, सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा सागर मंथन में। तो ये डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 59 है हु हैज बीन नेम्ड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया बाय यूनिसेफ। तो आपको बताना है इंडिया में जो है नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स किसे जो है अपॉइंट किया है यूनिसेफ ने? तो सोनाक्षी सिन्हा को, सानिया मिर्जा को, अक्षय कुमार को या आयुष्मान खुराना को? तो 59 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने जो इंडिया है वहाँ पर नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स अपॉइंट किया है, नेशनल एम्बेसडर इसका जो है अपॉइंट किया है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना है। 60 है दर इज सलाम डिक्लेरेशन सीन रिसेंटली इज न्यूज इज एम्ड। तो जो आपके दर इज सलाम डिक्लेरेशन है ये किससे रिलेटेड है? टू एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय 2030, टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030, टू एंड मलेरिया बाय 2030 या नन ऑफ द अबव? तो 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो है टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030। तो जो दर इस सलाम डिक्लेरेशन है किससे रिलेटेड है? जो बच्चे हैं उनमें एड्स जो है उसे फिनिश करना है, कब तक? 2030 तक फिनिश करना है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये करंट अफेयर के हमारे 30 क्वेश्चन थे। अब हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद हिंदी के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एचपीपीएससी पेपर 1 में। तो बिना किसी तरीके अब इंग्लिश वाला पार्ट हम करते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो आपको जो है एप्रोप्रिएट कंजक्शन डालना है। कंजक्शन क्या होता है? ये जो आपका जैसे सेंटेंस लिखा है, नो अदर मैन और सोन डिड दिस, तो ये दो अलग अलग है, इन्हें जोड़ता है उसे कंजक्शन बोलते हैं। तो नो अदर मैन बट सोन डिड दिस, देन सोन डिड दिस, एंड सोन डिड दिस या नन ऑफ दिस। तो 61 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है देन। ठीक है, नो अदर मैन देन सोन डिड दिस। देन किस लिए यूज होता है? ये किसी चीज को कंपेयर करने के लिए जो है यूज होता है। तो नो अदर मैन देन सोहन डिड दिस। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 62 देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। फिर से आपको जो है कंजक्शन लगाना है। नो सूनर डिड आई रीच देयर डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग या देन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो 62 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी देन है। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब मैं आपको देन एंड देन में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे एक देन मैं आपको बताता हूँ, ये कंपेयर करने के लिए चीज़ों को होता है, और एक देन भी होता है। तो ये किस लिए होता है? ये एट दैट टाइम टू टॉक अबाउट व्हेन थिंग्स विल हैपन। तो देन जो आपका दूसरा होता है
THEN वाला ये तब यूज होता है। तो यहाँ पर देन आएगा, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 63 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। फिर से आपको कंजक्शन लगाना है। तो आई बॉट अ पेन डैश माई फ्रेंड बॉट अ पेंसिल। तो देखिए दोनों सेंटेंस अपने आप में मीनिंग रखते हैं। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन लिया, माई फ्रेंड बॉट अ पेंसिल, मेरे दोस्त ने जो है एक पेंसिल ली। तो इसे जोड़ता कौन है? सिंस, थ्रू, एंड या नन ऑफ दिस। तो बताइए 63 का राइट आंसर क्या? 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, एंड। आई बॉट अ पेन एंड माई फ्रेंड बॉट अ पेंसिल। तो देखिए सेंटेंस को जोड़ दिया, तो कंजक्शन काम यही होता है। 64 है, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ये एक तरह से सिमिलर इन मीनिंग हो गया। तो डिसिपल, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत देखिए, डिसिपल होगा PLE होगा, स्पेलिंग गलत लिख रखिए। तो डिसिपल का जो आपका सिनोनिम है वो क्या होगा? टीचर, मास्टर, स्टूडेंट या नन ऑफ दिस। तो 64 का आंसर क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। डिसिपल एक तरह से एक स्टूडेंट है, गुरु का एक स्टूडेंट होता है, एक जो है शिष्य होता है, तो उसे जो है डिसिपल बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसका सिनोनिम होगा। 64 का आंसर ऑप्शन सी है। 65 है, फिर से आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग। तो ओवरकम का क्या होगा? कंट्रोल, गवर्न, वैंग्विश या नन ऑफ दिस। तो 65 का आंसर क्या है? 65 का जो राइट आंसर है वो है वैंग्विश। ठीक है, तो ओवरकम का क्या होगा? जो सिनोनिम है वो वैंग्विश होगा। तो टू डिफीट समबडी, तो यहाँ पर देखिए जी लिखा है, ये क्यू होगा। ठीक है, वैंक्विश होगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख रखी है, वैंक्विश। तो ओवरकम का क्या होगा? सिनोनिम वैंक्विश, टू डिफीट समवन। ठीक है, ओवरकम हो गया जैसे किसी को डिफीट करना, हराना किसी खेल में, वैसे वैंक्विश हो गया किसी को डिफीट करना, कोई खेल है, कोई प्रतियोगिता उसमें। तो 65 का आंसर ऑप्शन सी है। 66 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो फैमिलियर का आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो बताइए क्या सिनोनिम होगा? कंट्रोल, गवर्न, वैंक्विश या नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्यू आएगा, स्पेलिंग गलत लिख रखिए। तो 66 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्न। तो फैमिलियर का जो सिनोनिम होगा वो गवर्न होगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 है, प्लूरल ऑफ फिश। तो फिश का जो प्लूरल है आपको बताना है। तो एक होती है, जब बहुत सारी होती है तो उसे प्लूरल बोलते हैं। तो बहुत सारी जब फिश होगी तो उसे क्या बोलेंगे? फिशेस, फिश बोलेंगे, फिशेस बोलेंगे, फिश बोलेंगे, नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है फिश। चाहे एक हो उसे भी फिश बोलेंगे, चाहे बहुत सारी फिश हो उसे भी फिश ही बोलेंगे। तो प्लूरल क्या होता है फिश का? वो फिश ही होता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 68 है, प्लूरल ऑफ जू। तो जू का जो प्लूरल है वो क्या होगा? जैसे बहुत सारे जू है तो उसे क्या बोलेंगे? जू बोलेंगे, जूज बोलेंगे, जूज बोलेंगे, नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो 68 का राइट आंसर क्या है? 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूज। जब बहुत सारे जू होंगे तो उसे जूज बोलेंगे। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब आपको आर्टिकल डालना है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक से आपको आर्टिकल पुट करना है। इट टुक मी डैश हॉर टू रीच होम। तो हॉर से पहले आपको सभी को पता है क्या आता है? एन आता है, एन हॉर टू रीच होम। तो ये तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, इट टुक मी एन हॉर टू रीच होम। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या पुट करना है? फिर से आर्टिकल पुट करना है। डैश अक्यूज इज टेलिंग डैश लाई। तो द अक्यूज इज टेलिंग अ लाई, एन अक्यूज इज टेलिंग अ लाई, एन अक्यूज इज टेलिंग अ लाई, अ अक्यूज इज टेलिंग अ लाई। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, द अक्यूज्ड इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, द अक्यूज्ड इज टेलिंग अ लाई। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 71 है, कांगड़ा इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अ, एन, द या नन ऑफ दिस। आपको आर्टिकल बताना है। 71 का राइट आंसर क्या है? 71 का जो राइट आंसर है, कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो प्रॉपर आपका जो है नाम दे रखा है, तो यहाँ पर द आएगा, कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 72 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब आपको स्पेलिंग बतानी है एक्वेंटेंस की। तो एक्वेंटेंस की स्पेलिंग इनमें से कौन सी सही होगी? सिंपली आपको जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ। एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान होता है, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए है, ACQUAINTANC। तो एक्वेंटेंस की स्पेलिंग ऑप्शन ए इसमें सही है। 73 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो इजी सा जो आपका क्वेश्चन है, तो बताइए डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या है? 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिसिप्लिन, DISCIPLIN। तो डिसिप्लिन की जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी है। 73 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पुट करना है। तो आई डैश से दैट ही विल फेल। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई कुड से दैट ही विल फेल, आई कैन से दैट ही विल फेल, आई डेयर से दैट ही विल फेल, आई मस्ट से दैट ही विल फेल। तो 74 में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन सी, डेयर। डेयर कब यूज करते हैं? जब चुनौती देनी हो। तो आई डेयर से दैट ही विल फेल। तो यहाँ पर आपका सी आएगा, आई डेयर से दैट ही विल फेल। तो चुनौती दे रहा है कि ये जो है फेल होगा ही होगा। ठीक है, आई डेयर से दैट ही विल फेल। 74 का आंसर ऑप्शन सी। 75 है, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या आएगा?
पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ऑट टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन या वुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो 75 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आपका शुड आएगा। शुड कब यूज करते हैं, जब चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने जो बच्चे उनकी देखभाल करना, तो पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76, आई शैल रिटर्न डैश अ वीक। तो आई शैल रिटर्न इन अ वीक, बाय अ वीक, इनटू अ वीक, विद इन अ वीक। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक। तो मैं जो है एक वीक के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 77 है, आई डैश डू दिस वर्क टुडे। तो आई शुड डू दिस वर्क टुडे, आई कुड डू दिस वर्क टुडे, आई मे डू दिस वर्क टुडे, आई मस्ट डू दिस वर्क टुडे। तो 77 में क्या आएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुड। आई कुड डू दिस वर्क टुडे। कुड क्या है, संभावना व्यक्त करना, जैसे कुछ करेगा तो उसकी संभावना है, आई कुड डू दिस वर्क टुडे। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन इल डैश मंडे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही हैज़ बीन इल फ्रॉम मंडे, सिंस मंडे, फॉर मंडे या नन ऑफ दिस मंडे। तो 78 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सिंस। अब सिंस कहाँ यूज करते हैं, तब से, ठीक है। तो मंडे से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, तो मंडे से ये बीमार है, तो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। 78 का राइट आंसर ऑप्शन पी है। नेक्स्ट देखते हैं 79, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको एक जो है सेंटेंस दिया है, इसका आपको पैसिव वॉइस बतानी है। यू कैन नॉट टीच राम, राम कैन नॉट टॉट बाय यू, राम कैन नॉट बी टॉट बाय हिम, राम कैन नॉट बी टॉट बाय यू या नन ऑफ दीज। तो 79 का इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है राम कैन नॉट बी टॉट बाय यू। तो यहाँ लिखा है यू कैन नॉट टीच राम, तो राम पहले आ जाएगा, राम कैन नॉट बी टॉट बाय यू। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 80 है, फिर से आपको पैसिव वॉइस बताना है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो 80 में क्या होगा, इसमें बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, मतलब ये चल रहा है आपका, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें बीइंग आएगा आपका, तो ये एक ट्रिक होती है। तो 80 में आपका इसमें राइट आंसर क्या है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो बीइंग यहाँ पर भी था और यहाँ पर ये, मगर आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर वॉज का यूज हुआ था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी पहले लिख रहा था, तो यहाँ पर अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो 80 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हिंदी के क्वेश्चन करने वाले, जल्दी जल्दी करते हैं। सही संधि विच्छेद चुनना है आपको। तो निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको आंसर ही बता दूं जल्दी थी। तो इसका आपका ऑप्शन ए होगा, नी प्लस कपट, ठीक है। निष्कपट का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। फिर है महोदय, महोदय का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो 82 का राइट आंसर क्या है, 82 का जो राइट आंसर है वो है महा प्लस उदय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है, वो है महा प्लस उदय। 83 है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। तो बताइए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वो है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब शुद्ध शब्द यानी आपको स्पेलिंग बताने हैं, तो दैहिक की स्पेलिंग क्या होती है, 84 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन बी दैहिक, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग आपकी ठीक है। नेक्स्ट है 85, इसमें आपको रणभूमि की सही स्पेलिंग बतानी है। तो 85 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है रणभूमि, ठीक है। ई की मात्रा म के ऊपर छोटी लगेगी, तो रणभूमि की जो सही स्पेलिंग है ये ऑप्शन ए है। 86 है टिप्पणी। अब बताइए टिप्पणी की सही स्पेलिंग क्या होगी, 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट के ऊपर जो है आपकी छोटी मात्रा लगेगी और ण के ऊपर बड़ी लगेगी, टिप्पणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर सही समास चुनिए। अब आपको समास बताना है सही। जो कमल नयन है इसका जो सही समास है वो क्या होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो 87 है, जो आपका लिख रखा है वो है कमल नयन। तो इसका अगर हम समास विग्रह करें तो वो क्या बनेगा, कमल के समान नयन। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय, ठीक है। कौन सा समास है, कर्मधारय इसमें समास है। राजा प्रजा, तो राजा प्रजा, रात दिन, ये कौन से समास होते हैं, अविभाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो 88 का राइट आंसर है द्वंद्व, ठीक है। रात दिन हो गया, राजा प्रजा हो गया, एक तरह से उल्टा होता है ना एक दूसरे का, वो होते हैं द्वंद्व समास। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 89 गिरिधर। तो बताइए गिरिधर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो गिरिधर किसे बोलते हैं, गिरिधर जो है वो कृष्णा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो उन्होंने गोवर्धन जो पर्वत था उसे उठाया था, तो उसी के कारण उन्हें गिरिधर भी बोलते हैं। तो इसका जो है क्या है, ये दूसरी चीज़ को जो है संकेत कर रहा है। तो अपना तो इनका मीनिंग भी है और दूसरी चीज़ को भी, मतलब अपने को कुछ इसका रिलेटेड ही नहीं, किसी और को ही संकेत कर रहा है, तो इसे बहुब्रीहि बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास है गिरिधर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90, अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय का विलोम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, ये इनमें से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मितव्यय, ठीक है। अपव्यय का जो विलोम है अपोजिट है वो मितव्यय है। निर्धय शब्द का विलोम क्या है, सदस्य, सदय,
प्रदेय या निर्मम। तो 91 का राइट आंसर क्या है? 91 का जो राइट आंसर वो है सदैव। निर्दय शब्द का जो विलोम अपोजिट है वो सदैव है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भौतिक शब्द का विलोम, भौतिक का जो अपोजिट है वो क्या होगा? आध्यात्मिक, पारलौकिक, संसारिक या लौकिक। तो 92 का राइट आंसर क्या है? 92 का जो राइट आंसर है वो है आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक का जो विलोम अपोजिट है वो आध्यात्मिक है। ठीक है, भौतिक का जो विलोम है वो क्या है? वो है आध्यात्मिक। 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 93 है जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके। तो एक वर्ड आपको यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तरह से। जो इंद्रियों के द्वारा समझा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगोचर, इंद्रियाजीतीत या जितेंद्रिय या जितेंद्र। तो 93 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अगोचर। ठीक है, जो इंद्रियों के द्वारा समझा ना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। 93 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए है। चलिए 94 देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अनोखा, अद्वितीय, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ। तो बताइए 94 का राइट आंसर क्या है? 94 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय बोलते हैं जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे अद्वितीय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? सन्यासी, मुमुक्ष, योगी या परमहंस। तो 95 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मुमुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्ष बोलेंगे। 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 96 है चांद पर थूकना का सही अर्थ क्या है? तो बताइए चांद पे थूकने का सही अर्थ क्या होगा? किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना, असंभव कार्य, दूर से बात करना, साहसिक कार्य करना। तो 96 का राइट आंसर क्या है? किसी चांद पर थूकने का मतलब क्या होता है? किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। ठीक है, चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। 97 है बातों की जलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताइए क्या मतलब होगा बातों की जलेबी छानना? गपशप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, डींगे हाँकना या सपने देखना। तो 97 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गपशप में आनंद लेना। बातों की जलेबी छानना इस मुहावरे का मतलब होता है गपशप में आनंद लेना। 98 है आगे पीछे फिरना। अब इसका बताइए सही अर्थ क्या होगा? आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना, बहुत कम दिखाई देने वाला, धोखा देने वाली साथी या समल नष्ट नष्ट करना। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा? 98 का राइट आंसर। 98 का जो राइट आंसर है वो है चापलूसी करना। ठीक है, आगे पीछे फिरना का मतलब होता है चापलूसी करना। 99 है अमर की भावाचक संज्ञा। तो अमर की भावाचक संज्ञा क्या होगी? अमर, अमृत्व, आमरी या अमृत्व। तो बताइए 99 का राइट आंसर क्या है? 99 का जो राइट आंसर वो है अमृत्व। ठीक है, अमर की जो भावाचक संज्ञा है वो अमृत्व है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्र शब्द का विश्लेषण बताइए। तो बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्र या राष्ट्रता। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय। तो राष्ट्र का जो विश्लेषण है वो है राष्ट्रीय। 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यही हमारे 100 क्वेश्चन थे जो HPPSC का लेटेस्ट पैटर्न है आपका। हिमाचल जीके के 30, करंट अफेयर के 30, हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो आज पूरा हमने मॉक टेस्ट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मैंने ऑलरेडी दे दी थी और अब आपको अपना स्कोर भी पता लग गया है। तो स्कोर कमेंट करके बताइए और बाकी आपको मॉक टेस्ट कैसे लगा कमेंट करके बताइए। अगला मॉक टेस्ट लाऊंगा उसमें कोई भी कमी पेशी होगी उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी रखी है। अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, HRTC कंडक्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, किसी भी एग्जाम की आप कोचिंग कर रहे हैं तो नीचे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेली हमारी 5 से 10 इवनिंग में लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट हम कवर करते हैं, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और सारा स्टडी मटेरियल आपको देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसके बाहर आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई भी कर रहे हैं और अब आपकी बारी है। तो अगर प्रिपरेशन अपनी और भी बेहतर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग की डिटेल्स दे दूंगा। बाकी फ्री में मॉक टेस्ट करते रहेंगे यूट्यूब में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी आपके HPPSC के लेटेस्ट पैटर्न में मॉक टेस्ट में लाता रहूंगा। इस क्लास को हम इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।